कुछ बेसिक टर्म्स हम यहाँ पे समझते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को कई बार। ठीक है, साइटोलॉजी टॉपिक है आज अपना अपना, और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्रोमाटिन मटेरियल की। देखो, न्यूक्लियस देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, न्यूक्लियस में हम लोग ये पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन मटेरियल कुछ इस तरह से कॉइल्ड पोर्शन की तरह रहता है। तो इस क्रोमाटिन मटेरियल के बारे में समझते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या है, क्रोमाटिड्स, क्रोमोसोम्स, क्रोमाटिन मटेरियल, इन सब में फ़र्क क्या है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं। देखो, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो कॉइल्ड फॉर्म में आपको मटेरियल दिख रहा है वो है क्रोमाटिन मटेरियल। ठीक है, ये बहुत बेसिक जो हम पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्रोमाटिन मटेरियल बेसिकली है क्या, तो क्रोमाटिन मटेरियल बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है ये? न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो दो चीज़ों से बना है। एक तरफ न्यूक्लिक एसिड से, यानी इसमें एक तो प्रेजेंट होंगे न्यूक्लिक एसिड्स, और उसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, बिल्कुल। तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, क्रोमाटिन मटेरियल क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है। अब न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो इस क्रोमाटिन मटेरियल में आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर केवल डीएनए वाला पोर्शन रहता है, जिसी को क्रोमाटिन मटेरियल कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्रोमाटिन मटेरियल में आरएनए भी है और डीएनए भी है, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। और प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, और हिस्टोन प्रोटीन्स का फंक्शन आपको मालूम ही होगा। ये क्रोमाटिन मटेरियल को कॉइल करने में हेल्प करते हैं ना। इस पे अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। पूरा डिटेल में हमने बात की है हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में भी। और इसके अलावा कुछ होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जिनके अपने अलग से फंक्शंस रहते हैं। तो ये बेसिकली इसकी बायोकेमिस्ट्री है, यानी न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए और डीएनए, और प्रोटीन्स में हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये प्रेजेंट रहता है क्रोमाटिन मटेरियल में। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में अगर बात करें। ठीक है, अब इस न्यूक्लियो प्रोटीन की ही बात करें अगर हम लोग, तो देखो, आप सेल की कौन सी फेज़ को स्टडी कर रहे हो, उस हिसाब से आपको ये न्यूक्लियो मटेरियल, न्यूक्लियो प्रोटीन या क्रोमाटिन मटेरियल देखने को मिलेगा। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। पहले मैं बात करता हूँ, एक सेल है जो रेस्टिंग कंडीशन में है। एक सेल जो रेस्टिंग कंडीशन में, अब यहाँ पे रेस्टिंग कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि वो किसी तरह का कोई फंक्शन नहीं कर रहा। रिमेंबर, सेल्स हमेशा किसी ना किसी फंक्शन में रहते ही रहते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव वो रहते ही हैं। रेस्टिंग कंडीशन का मतलब होता है एक नॉन डिवाइडिंग सेल, एक ऐसा सेल जो भी डिवाइड नहीं कर रहा है, उसको हम कहते हैं रेस्टिंग सेल। तो ऐसे रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि ये जो क्रोमाटिन मटेरियल, ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन के जो थ्रेड्स हैं, जो फाइबर्स हैं सारे, ये फाइबर्स अपने आप को इस तरह से कॉइल्ड करके रखते हैं। ये आपस में कॉइल्ड रहते हैं, लेकिन इस कॉइलिंग का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं रहता। इस कॉइलिंग का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं रहता। इसको कहा जाता है क्रोमाटिन। इसको कहा जाता है क्रोमाटिन या क्रोमाटिन मटेरियल कह सकते हो आप। ये कब दिखेगा आपको? आपको ये न्यूक्लियो प्रोटीन के थ्रेड्स क्रोमाटिन मटेरियल की फॉर्म में कब दिखेंगे? जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में होगा। अब यही अगर सेल रेस्टिंग कंडीशन में नहीं होकर एक डिवाइडिंग फेज में एंटर कर रहा हो, यानी अब ये ऐसा सेल है जो अब डिवाइड होने वाला हो, तो अब देखो, अब आप सबको मालूम है जब सेल किसी भी तरह का डिवीजन करेगा, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, तब ये जो अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमाटिन मटेरियल, इसका भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा टू दी नेक्स्ट सेल। जैसे कि एक ही सिंगल सेल है, इसके डिवीजन से दो सेल्स बने, तो इसमें जो क्रोमाटिन मटेरियल है उसको भी दोनों सेल्स में जो है ट्रांसमिट किया जाएगा। तो इसको ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स हैं, डिवाइडिंग कंडीशन में जब सेल डिवाइड होने वाला हो, तो इन न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स को इस क्रोमाटिन मटेरियल की कंडेंसिंग और ज़्यादा की जाती है। कंडेंसिंग यानी इनकी कॉइलिंग बढ़ाई जाती है। तो ये कुछ इस तरह से और ज़्यादा फर्दर हैवी कॉइलिंग शो करते हैं। ये ऐसे, ये पूरा इस तरह से कॉइल होगा बहुत अच्छे से। ये कॉइलिंग इसकी बढ़ती रहेगी ऐसे। ये इसकी कॉइलिंग हो रही है और कॉइल होके ये इस तरह का एक शेप ले लेंगे। इस तरह के ये अलग अलग जो है डिस्क्रीट यूनिट्स बनाते हैं। इसको कहा जाता है क्रोमाटिड। इसको कहते हैं क्रोमाटिड। ये कॉइलिंग हुई है, क्रोमाटिन मटेरियल ने ही अपनी क्या कर दी है, कॉइलिंग, और कॉइलिंग होने से ही ये मल्टीपल क्रोमाटिड का फॉर्मेशन करते हैं।
अब आता है जब डिवाइडिंग कंडीशन होगी तो ऑब्वियसली एस फेज भी आएगा, आपको पता होगा इंटरफेज में एक एस फेज आता है। तो जब एस फेज आता है तो इस एस फेज में ये जो क्रोमाटिड है, अब ये क्रोमाटिड रेप्लिकेट करता है। आपको पता होगा जो एस फेज रहता है सेल डिवीजन का, उस एस फेज की सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेशन। अब ये जो क्रोमाटिड है, ये क्रोमाटिड का रेप्लिकेशन होगा और रेप्लिकेशन होने की वजह से ये एक और क्रोमाटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक और क्रोमाटिड का फॉर्मेशन हुआ, ये ऐसा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो कि एस फेज से पहले क्रोमाटिड का फॉर्मेशन हुआ तो एक साथ बहुत सारे अलग अलग क्रोमाटिड्स का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ ऐसे, ये पहला क्रोमाटिड मैंने ब्लू कलर में शो किया और ये दूसरा क्रोमाटिड मैंने ब्राउन कलर में शो किया। और जब एस फेज आएगा तो इस क्रोमाटिड का भी क्या होगा, डुप्लीकेशन, और ये क्रोमाटिड रेप्लिकेट हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और ये क्रोमाटिड डुप्लीकेट हुआ। और दोनों क्रोमाटिड्स जो है अब एक दूसरे से सेंट्रोमियर की हेल्प से, आपको पता होगा क्रोमोसोम के सेंटर में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है, नॉट नेसेसरी सेंटर, है ना, इसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। ये इस तरह से एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है और इसी सेंट्रोमियर पे अटैच्ड होते हैं ये दोनों क्रोमाटिड्स। अब यहाँ पर सबसे खास बात देखो, यहाँ समझना, यहाँ पे मेरे सामने अभी 4 क्रोमाटिड्स प्रेजेंट है, सुनना अच्छे से। ये क्रोमाटिड ए, ये समझना अच्छे से, ये क्रोमाटिड बी, ये क्रोमाटिड सी और ये क्रोमाटिड डी, 4 क्रोमाटिड्स हैं यहाँ पे। अब आप देखें क्रोमाटिड ए और क्रोमाटिड बी एक दूसरे की कॉपी है, यानी ए की कॉपी से ही बना है क्रोमाटिड बी, यानी कि ए क्रोमाटिड और बी क्रोमाटिड, ये दोनों क्रोमाटिड्स की, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है, इसलिए इनको कहा जाएगा सिस्टर क्रोमाटिड्स। इनको क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स। सिमिलरली क्रोमाटिड सी और क्रोमाटिड डी भी क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, कॉपी है, जो डीएनए डुप्लीकेशन के वक्त हुई थी एस फेज में। अब आप बात करें क्रोमाटिड बी और क्रोमाटिड सी की, यहाँ बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये क्रोमाटिड बी और ये क्रोमाटिड सी, ये दोनों क्रोमाटिड्स एक दूसरे की कॉपी नहीं होती, इसलिए इन क्रोमाटिड्स को कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, देखो ये कंसेप्ट बहुत काम आएंगे आपके जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आया है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये कहलाता है एक सिंगल क्रोमोसोम। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो आई होप आपको क्रोमोसोम और क्रोमाटिड में डिफरेंस समझ में आया होगा। क्रोमोसोम और क्रोमाटिड में डिफरेंस समझ में आया होगा कि जैसे ये एक सिंगल तो हो गया क्रोमाटिड, ये ऐसे क्रोमाटिड, और जब एक और सिस्टर क्रोमाटिड इस पे आके जुड़ेगा तब जाकर आपको प्रॉपर एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। इसलिए जब मैं बात करता हूँ एक रेस्टिंग सेल की, तो इस रेस्टिंग सेल में आपको जो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स हैं वो क्रोमाटिन फाइबर्स की फॉर्म में दिखेंगे। और यही जब सेल डिवाइड होने वाला होगा, यही जब सेल डिवीजन वाली स्टेज में होगा, तब उस डिवीजन वाली स्टेज में आने के बाद ये क्रोमाटिन अपने आप को और भी ज़्यादा कंडेंस करता है, ये अपनी कंडेंसिंग बढ़ाता है और तब जाके फॉर्म होता है क्रोमोसोम, तब जाकर फॉर्म होता है क्रोमोसोम। अब ये दोनों ही क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, लेकिन फ़र्क है कि ये अलग अलग फेज में दिखाई देते हैं। इसलिए आप देखो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर आपको क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी है तो आप कब स्टडी करते हो, तो आप आंसर देते हो मेटाफेज। आपको एक रेस्टिंग सेल में, एक नॉन डिवाइडिंग सेल में कभी भी क्रोमोसोम्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ पे क्रोमाटिन देखने को मिलेगा, है ना। और मेटाफेज भी क्यों, क्योंकि ये मेटाफेज वो वाली कंडीशन है जब ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स, ऐसा भी एक सेल है, तो ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स मेटाफेज वाली स्टेज में आने के बाद सब, एक तो ये सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड स्टेज में दिखते हैं आपको, मेटाफेज में सबसे क्लियर दिखाई देते हैं, और ये सब एक साथ एक इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर इस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो आपके लिए इनको स्टडी करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। और डिफरेंस देखें तो क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिन में अगर आपसे पूछा जाए कि ज़्यादा कॉइलिंग किस में है, तो क्रोमोसोम्स आर मोर कॉइल्ड देन क्रोमाटिन, है ना। क्रोमाटिन क्रोमोसोम से लूज कॉइल्ड है, जबकि क्रोमोसोम्स आर टाइटली कॉइल्ड। क्लियर, तो ये फर्क रहता है क्रोमोसोम, क्रोमाटिड और क्रोमाटिन
मटेरियल में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं इसके बारे में, पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सब कुछ बहुत डिटेल में हम लोगों ने अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से इन सबको समझ सकते हैं। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।